नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार है। आइए हम सामुदायिक रेडियो पर शैक्षणिक एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन विषय पर चर्चा करें। रेडियो प्रसारण के द्वारा एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में संदेशों को हम अपने श्रोता को मुहैया कराते हैं। इस प्रकार का संदेश संप्रेषण जनसंचार की श्रेणी में आता है, जिसके तहत टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, रेडियो, तमाम ऐसे माध्यम आते हैं। हम रेडियो के जरिए जनहित के मुद्दे लोगों तक पहुंचाते हैं, कार्यक्रम को आनंददायक बनाते हैं एवं ज्ञानवर्धक बनाते हैं, ताकि यह लोगों को अधिक से अधिक संदेश उन तक पहुँचे और वह उन संदेशों से लाभान्वित हो सकें। सहज उपलब्धता के चलते रेडियो जनसंचार का एक अगुआ माध्यम है, क्योंकि यह गांव-गांव में बहुत ही कम खर्च में हर व्यक्ति के पास मुहैया होता है। इसलिए रेडियो सूचना संप्रेषण के क्षेत्र में एक अगुआ है और विकास संबंधी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में, सामाजिक परिवर्तन करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक सामाजिक ताने-बाने में अगर हम जनसंचार माध्यमों को देखें तो यह प्रतीत होता है कि यह रेडियो की काफ़ी अहमियत है। आइए अब हम सामुदायिक रेडियो के बारे में बात करें। सामुदायिक रेडियो से पहले हमें आकाशवाणी की भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी ने ही सर्वप्रथम स्थानीय मुद्दों पर आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। अगर हम आकाशवाणी के कार्यक्रमों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने की कोशिश करें तो हम इसे 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने श्रोताओं को राष्ट्रीय महत्व के विषयों के बारे में बताते हैं, जिसके तहत समाचार, अन्य प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि फीचर कार्यक्रम, वार्तालाप, यह सारे कार्यक्रम आते हैं और जिसके तहत हम लोगों को राष्ट्रीय महत्व के विषयों से अवगत कराते हैं। इसके तहत अब दूसरी श्रेणी जो आती है वह है क्षेत्रीय कार्यक्रम। क्षेत्रीय कार्यक्रम हर राज्य की राजधानियों से प्रसारित होते हैं और वहाँ पर उनका एक क्षेत्रीय स्टेशन होता है, जिसके जरिए यह कार्यक्रम लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय भाषा में स्थानीय सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को प्रसारित करना होता है। इसी के तहत एक तीसरी श्रेणी आती है स्थानीय कार्यक्रमों की, जिसके लिए आकाशवाणी ने FM मोड पर कई क्षेत्र विशेष में उन्होंने अपने रेडियो स्टेशन स्थापित किए हुए हैं एवं साथ ही भारत सरकार भी सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस लोगों को मुहैया कराती है। हालांकि सामुदायिक रेडियो कोई व्यक्ति नहीं चला सकता। सामुदायिक रेडियो कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई NGO, उस प्रकार की संस्थाएं ही चलाती हैं। उनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है और उन सीमित क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। देश में सबसे पहला सामुदायिक रेडियो अन्ना रेडियो था, जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। सामुदायिक रेडियो क्योंकि एक क्षेत्र विशेष पर सीमित होकर ही अपने कार्यक्रम को बनाता है, इसलिए कार्यक्रम को प्रसारित करने के पीछे उनका लक्ष्य वहाँ की तमाम जो समस्याएं हैं या वहाँ की जो विशेषताएं हैं उस पर आधारित ही कार्यक्रम बनने चाहिए। इसलिए सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस में ही एक नियम रखा गया है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि 50% कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो पर जो प्रसारित होंगे वह सारे के सारे स्थानीय मुद्दों से जुड़े हुए होने चाहिए। इस बात को तरजीह देकर ही सामुदायिक रेडियो में कार्यक्रम बनते हैं। आइए अब हम सामुदायिक रेडियो में कार्यक्रमों के वर्गीकरण के बारे में भी बात करें। दरअसल किसी भी रेडियो के कार्यक्रमों का वर्गीकरण 2 हिस्सों में किया जाता है। उसी के तहत सामुदायिक रेडियो में भी वर्गीकरण 2 तरीक़ों से ही किया जाता है। पहले प्रकार के कार्यक्रम होते हैं बोले गए कार्यक्रम, जिसके तहत वार्तालाप, फीचर प्रोग्राम, इंटरव्यूज़ ये सभी आते हैं। और दूसरे प्रकार के कार्यक्रम होते हैं संगीत से जुड़े हुए कार्यक्रम, जिसके तहत ग्रामीण स्तर के सांस्कृतिक लोकगीत, सांस्कृतिक नाट्य से संबंधित कुछ कार्यक्रम वो संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप पाएंगे कि सामुदायिक रेडियो में कुछ विशेष कार्यक्रम का भी प्रसारण होता है, जिसके तहत महिलाओं एवं बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए कार्यक्रम,
शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें कि बच्चों एवं शिक्षकों को हम ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाते हैं। तीसरे प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कुछ कार्यक्रम संचालित करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं सामुदायिक रेडियो के लिए लेखन पर। रेडियो के लिए लेखन अन्य माध्यमों से अलग होता है। रेडियो लेखन सदैव इस प्रकार से किया जाता है कि श्रोता को सुनकर ही ऐसा लगे कि सब कुछ उसके सामने ही घटित हो रहा हो। इसके लिए लेखन विवरण की शैली में की जाती है, अर्थात जो बात हम लोगों को बताना चाहते हैं उसके हर एक बिंदु को ठीक से लोगों को समझाना। सामुदायिक रेडियो में लेखन करते समय चुनौती थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि सामुदायिक रेडियो एक क्षेत्र विशेष के लोगों पर को ही केंद्र में रखकर संचालित किया जाता है। इसलिए वहाँ के स्थानीय बोली और वहाँ की संस्कृति का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए सामुदायिक रेडियो के लिए लेखन करते समय लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा, उपभाषा, वहाँ की स्थानीय संस्कृति, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही लेखन करे। स्थानीय संस्कृति से अभिप्राय यह है कि लेखन करते समय वहाँ के लोकोक्तियाँ, वहाँ के मुहावरे, उन सब चीज़ों का समन्वय लेखन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह मनोरंजक भी होगा और लोगों के समझ में भी अधिक आएगा। रेडियो लेखन के लिए सामान्य नियम कुछ हैं, उसे भी हमें जानना चाहिए। सबसे पहला तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य छोटे हों और सटीक हों, क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें बहुत लंबे लंबे वाक्य अगर लिखे जाएंगे तो वह सुनने वालों को समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सटीकता आवश्यक है एवं वाक्य का छोटा होना भी आवश्यक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है कि लेखन वर्णन की शैली में होनी चाहिए, अर्थात जो हम कहना चाह रहे हैं उसका ठीक से वर्णन होना चाहिए। सही वर्णन नहीं होने पर कई बार लोगों को समझने में दिक्कत आती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यह कहते हैं कि देश में स्वच्छता संबंधी आदतों की बहुत ही अधिक ज़रूरत है, उसका प्रचार प्रसार करना ज़रूरत है, तो हमें सीधे उसी की बात करनी चाहिए और उस विषय का ठीक से वर्णन करना चाहिए कि आखिर स्वच्छता की आवश्यकता क्यों है, आखिर स्वच्छता हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करती है। अगर इस शैली में हम लिखेंगे तो वह लोगों को सुगम्य होगा, लोग उसे भली भांति समझ पाएंगे। तीसरी बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वह यह है कि वाक्य आसानी से समझ में आने चाहिए। कई बार हम अलंकारिकता लाने के लिए वाक्य को दुरूह बना देते हैं और उस दुरूहता के चलते लोगों को जो हम बात समझाना चाहते हैं वह नहीं समझा पाते एवं वाक्य विन्यास में ही उलझ कर रह जाते हैं। इस उलझन को दूर करने का आसान तरीका यही है कि हमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो वहाँ की सामान्य भाषा से जुड़ी हुई हो। ऐसे मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए जो वहीं सामान्य लोगों के द्वारा बोले जाने वाले मुहावरे हों। अगर हम ऐसा करेंगे तो वह रेडियो कार्यक्रम अधिक सफल होगा। चौथी बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो यह है कि लेखन हमेशा वर्तमान कालिक होना चाहिए। रेडियो क्योंकि एक वर्तमान परिदृश्य में कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, इसलिए हमें बहुत अधिक भविष्य एवं भूत की बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो अभी वर्तमान में चल रहा है उस पर केंद्रित होकर ही अपना लेखन करना चाहिए। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है कि सीधे विचार की बात करनी चाहिए। हमें बहुत अधिक भूमिका नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रेडियो एक समयावधि में ही कार्यक्रम को ख़त्म करना होता है। अगर आधे घंटे का कार्यक्रम है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विचार को साझा करना चाहते हैं वह विचार सीधे लोगों तक पहुँचे। इसलिए अपने विचार को कहते वक्त बहुत अधिक भूमिका बनाने में कई बार समय का हास होता है, समय बर्बाद होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। छठी बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वह यह है
कि एक विचार एक वाक्यांश का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात एक वाक्यांश में एक विचार को ही रखें। अगर हम दूसरे विचार को साझा करना चाहते हों तो वाक्यांश बदल जाना चाहिए। इसका एहसास सुनने वालों को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह लगातार बोली गई बात हो। अगर ऐसा होगा तो विचारों में आपसी तालमेल नहीं होगा और वह लोगों को समझने में दुरूह लगेगा, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। उदाहरण के लिए, अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो उसमें हमें यह बताना चाहिए कि कैसे उसमें कई मुद्दे हैं जो कि स्वच्छता से जुड़े होते हैं, जैसे हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना, स्वच्छ पानी पीना। ये सारे विचार अलग अलग हैं। इन सब विचारों को साझा करते वक्त अलग अलग वाक्यांशों का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऐसा और इसलिए स्क्रिप्ट को इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए। अगली बात जो हमें ध्यान रखने चाहिए वो यह है कि दशमलव, बिंदु जैसे अंकों से हमें बचना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें आंकड़ों से ही बचना चाहिए। रेडियो कार्यक्रम में हमें सीधे सीधे विचारों की बात करनी चाहिए। कुछ उदाहरणों के जरिए उस विचार को अधिक बल के साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी भी अगर कोई आंकड़ा देना बहुत ही ज़रूरी लगे तो दशमलव एवं बिंदु वाले आंकड़ों से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे आंकड़े रेडियो पे समझ में नहीं आएंगे और यह कार्यक्रम को नीरस बनाएगा। तो उस नीरसता से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे आंकड़ों से बचें। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो यह है कि हमारी एक आदत होती है कि हम ऊपर लिखित, निम्नलिखित इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं जब हम कुछ लेखन कार्य करते हैं। लेकिन रेडियो कार्यक्रम में इस प्रकार की शब्दावली से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका श्रोता सिर्फ आपको सुन रहा है, वह कुछ पढ़ नहीं रहा है। ऐसे में अगर आप ऊपर लिखित, निम्नलिखित जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं है। ये सारे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमें हमेशा बचना चाहिए। अगली बात जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हम सामुदायिक रेडियो की बात करें तो वह है सदैव सामान्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह कार्यक्रम रेडियो मूल रूप से सामान्य लोगों के द्वारा सुना जाने वाला माध्यम है, और ख़ास करके सामुदायिक रेडियो क्योंकि स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक माध्यम है। ऐसे में सामान्य बोलचाल की भाषा, स्थानीय भाषा, उनकी कुछ बोलियां, उन सब का समावेश करके हमें स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। इसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। आइए अब हम स्क्रिप्ट लेखन के विभिन्न चरणों के बारे में भी जानें। स्क्रिप्ट लेखन के विभिन्न चरण होते हैं। उन सभी चरणों से गुजरने से ही हम एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाते हैं। सबसे पहला चरण है कार्यक्रम की अवधारणा। सर्वप्रथम कार्यक्रम की अवधारणा के आधार पर उसका परीक्षण करना आवश्यक होता है कि क्या रेडियो माध्यम, जो कि एक श्रव्य माध्यम है, अवधारणा उसके अनुकूल है भी कि नहीं। कई बार हम जिस विषय पर, जिस अवधारणा को केंद्र में रखकर कार्यक्रम बनाना चाहते हैं वह हो सकता है कि रेडियो के अनुकूल ना हो। इसलिए उस अवधारणा का परीक्षण करना बेहद ही ज़रूरी होता है। हमें इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि जिस विषय पर हम कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं वह विषय समसामयिक एवं महत्वपूर्ण है कि नहीं। इन सभी बिंदुओं को देखने के बाद अगर हम यह मानते हैं कि यह अवधारणा अनुकूल है, रेडियो कार्यक्रम बनाने के लिए उचित है, तो हमें उस अवधारणा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद दूसरा चरण आता है कार्यक्रम की रूपरेखा। कार्यक्रम की अवधारणा के बाद दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वह यह है कि कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करना। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम
कार्यक्रम का शीर्षक तय करना होता है। कार्यक्रम का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो श्रोता के लिए आकर्षक हो और कार्यक्रम की अवधारणा के अनुरूप हो। इसके उपरांत कार्यक्रम का लक्षित समूह भी हमें इसी वक्त तय करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बच्चों को स्कूल जाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम बना रहे हैं, तो इसका लक्षित समूह उन बच्चों के अभिभावक हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूक करने हेतु कार्यक्रम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा लक्षित समूह स्कूली बच्चे हो जाएंगे। लक्षित समूह का निर्धारण इसलिए आवश्यक होता है ताकि हम कार्यक्रम उनके अनुकूल बना सकें। इसके बाद जो तीसरी बात कार्यक्रम की रूपरेखा में तय करनी होती है, वो यह होता है कि कार्यक्रम की अवधि को तय करना। अगर वो आधे घंटे का कार्यक्रम है, तो उस आधे घंटे के कार्यक्रम में हमें किन किन विचारों को सम्मिलित करना है। अगर वह 1 घंटे का कार्यक्रम है, तो उसी के अनुकूल विचारों को हम बढ़ा घटा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को तय करने के बाद हम पाएंगे कि कार्यक्रम की सामग्री हमारी तय हो जाती है। कार्यक्रम की रूपरेखा में इन सब चीज़ों को हम तय कर लेते हैं। दरअसल स्क्रिप्ट लेखन में सर्वप्रमुख लिखित आधार पर अगर कोई सामग्री आती है, तो वह यहीं पर आती है, जिसमें कि हमें सबसे पहले पता चलता है कि किस विषय पर कार्यक्रम बनना है, उसकी सामग्री क्या है और हमारा लक्षित समूह क्या है। स्क्रिप्ट लेखन में जो अगला चरण आता है वह है विषय संबंधी शोध। जिस विषय पर हम कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, उस विषय से संबंधित गहन शोध की ज़रूरत होती है, जिसके तहत स्थानीय विचारों को जानना, क्षेत्र आधारित विषय पर लोगों की क्या सोच है उसको जानना, उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करना और उनसे उसके हर एक पहलुओं को जानने की कोशिश करना, उनको संकलित करना। इसमें हमें यह भी देखना होता है कि लक्षित समूह हमारा कौन है, उसका क्या स्तर है, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। इन सब बातों को भी इसी समय जान लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही हमें यह भी जानना होता है कि हमारे लक्षित समूह को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। यह इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसकी लक्षित समूह की वास्तविक स्थिति को जान सकें और उसके अनुरूप ही कार्यक्रम का निर्माण कर सकें। स्क्रिप्ट लेखन उसी हिसाब से करना आवश्यक होता है ताकि हमारा लक्षित समूह जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसको सही तरीके से समझ सके। इसी के तहत जो अगला चरण आता है वह है विषय से संबंधित सामग्रियों का चयन। इसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि शोध के जरिए जितनी सामग्री हमने इकट्ठी की है, उनमें किन किन सामग्रियों को अपने कार्यक्रम के लिए रखना है और किन सामग्रियों को हमें अपने कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाना है। जो सामग्री सीधे हमारे विषय से न जुड़े हों या हमारे कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा न कर रहे हों, ऐसी सामग्री को हमें कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। यह जरूरी होता है क्योंकि हमें एक समयावधि में ही कार्यक्रम को समाप्त करना होता है। इसलिए हमें उन सभी सामग्रियों को छांट देना चाहिए जो सीधे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति न करें। इसके तहत अब अगला चरण जो आता है वह आता है कार्यक्रम की रचना एवं संदेश संबंधी योजना। कार्यक्रम की रचना एवं संदेश संबंधी योजना स्क्रिप्ट लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस चरण में हम निर्णायक तौर पर अपनी पूरी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए कार्यक्रम को बनाते हैं। यहाँ हमें कार्यक्रम की पूरी रचना एवं उसकी प्रस्तुति के तरीकों को अंतिम रूप देना होता है। ऐसे तरीकों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे कि श्रोताओं को पसंद आए एवं हमारे उद्देश्यों की भी पूर्ति हो सके। इस चरण में गंभीरता से हमें प्रस्तुति के विभिन्न प्रारूपों पर भी चर्चा करनी होती है।
सूचना की मात्रा कितनी हो, किन बातों को प्रमुखता दी जाए, कौन से ऐसे ध्यान आकर्षण बिंदु हो सकते हैं, हास्य विनोद के तत्व कितना होना चाहिए, स्थानीय मुहावरों एवं लोकोक्तियों का कितना प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर तय करना होता है। इसी चरण में हम कार्यक्रम के निर्माण के लिए जरूरी उपलब्ध साधनों का भी अवलोकन करते हैं और उसी के अनुकूल हम अपने कार्यक्रम की संरचना को अंतिम रूप देते हैं। इन सब चीज़ों को तय करने के बाद हम ड्राफ्ट स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट स्क्रिप्ट जिसमें कि कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड की जाने वाली सभी बातों का जिक्र होता है। इसमें आवरण संगीत, कथन, वाक्यांश आदि सभी का समावेश होता है। यह ड्राफ्ट स्क्रिप्ट इसलिए है कि इसे विषय से संबंधित विशेषज्ञ, कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सदस्यों एवं प्रमुख लोगों से साझा किया जाता है ताकि वह उनको देखें और देखने के बाद अंतिम सुझाव दें, ताकि अंतिम समय में उन सुझावों को भी हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करें। फाइनल स्क्रिप्ट लिखने की बारी अब आती है। हालांकि फाइनल स्क्रिप्ट लिखने से पहले एक और बात का ध्यान देना आवश्यक होता है कि हम अपने स्क्रिप्ट के प्रभावों का भी अध्ययन कर लें। हम जिन लोगों के लिए यह कार्यक्रम बना रहे हैं उन लोगों के बीच जाकर उस स्क्रिप्ट को साझा करना चाहिए ताकि हमें यह पता चले कि जो हमारा उद्देश्य है क्या हम उस कार्यक्रम को बनाकर उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने में सक्षम हैं भी या नहीं। इन सब चीज़ों को कर लेने के बाद हम फाइनल स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जो कि अंतिम रूप से रिकॉर्डिंग के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब हम सामुदायिक रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए लेखन विषय पर थोड़ी चर्चा करें। क्योंकि सामुदायिक रेडियो एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर कार्य करता है एवं उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाता है, ऐसे में लेखन की शुरुआत में ही हमें यह निश्चित करना होता है कि हम अपने श्रोताओं में एक उम्मीद जगाएं, उनको यह बताएं कि यह कार्यक्रम उन्हीं के लिए है और इस कार्यक्रम को सुनने के बाद उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा एवं उसके जीवन में उस कार्यक्रम में बताई गई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। उदाहरण के लिए अगर हम एक गांव में साफ सफाई को लेकर कार्यक्रम बना रहे हैं तो हम कार्यक्रम की शुरुआत एक सवाल से कर सकते हैं, जैसे क्या हमारा गांव गंदगी से जूझ रहा है या फिर क्या हमारा गांव गंदगी से जीत रहा है। हम दोनों प्रकार के सवालों से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। पहले प्रकार के सवाल जो मैंने पहला सवाल पूछा, उस सवाल से लोगों में एक जिज्ञासा जागेगी कि क्या सही में उनका गांव गंदा है, और अगर हम यह कहते हैं कि क्या हमारा गांव गंदगी से जीत रहा है तो इससे उनमें एक जीत का एहसास होगा और उस कार्य को करने के लिए वह और भी अधिक उद्यत होंगे। उसी प्रकार से हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत किसी खास व्यक्तित्व के द्वारा कही गई बातों से भी कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा कही गई स्वच्छता को लेकर कोई कथन या फिर कोई स्थान विशेष से जुड़े हुए कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन। उन कथनों से भी हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि कार्यक्रम में आपके श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो हमें शुरुआत में, स्क्रिप्ट की शुरुआत में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने श्रोता को विषय वस्तु से अवगत करा दें। कई बार हमें इस बात का डर होता है कि कहीं हमारा श्रोता विषय वस्तु की गंभीरता को जानकर कार्यक्रम छोड़कर चला न जाए। लेकिन क्या हमें ऐसे श्रोता के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए जो कि गंभीर नहीं हो? हमें उन गंभीर श्रोताओं के लिए ही कार्यक्रम बनाना चाहिए। यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब आप कार्यक्रम बनाकर उसके प्रभावों का अध्ययन करने जाएं तो सही मायने में आपको पता चले कि आपका कार्यक्रम प्रभावशील था या नहीं था। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही अपने श्रोता को विषय वस्तु से अवगत करा दें ताकि जिन लोगों को उस विषय में दिलचस्पी न हो
वह उस कार्यक्रम को छोड़ सकें। दूसरा हिस्सा स्क्रिप्ट का होता है स्क्रिप्ट की बॉडी। स्क्रिप्ट की बॉडी में हमें विषय की विवेचना करनी होती है, जिसमें लेखक की पहली जिम्मेवारी होती है स्पष्टता। हम जो भी बताएं, जो भी विवेचना करें, वह स्पष्ट हो, उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न हो। हम ऐसी बात कहें जो श्रोता की समझ में आए। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा श्रोता उलझ जाए। हमें आंकड़ों से बचना चाहिए, हमें बहुत अधिक भूत भविष्य की बातों को करने से बचना चाहिए। हमें वर्तमान समस्या को केंद्र में रखकर आम बोलचाल की भाषा को प्रयुक्त करते हुए पूरे विषय से जुड़े हुई सारी चीज़ों की विवेचना करनी चाहिए। यह हमारे स्क्रिप्ट का दूसरा हिस्सा होता है, जिसे हम स्क्रिप्ट की बॉडी कहते हैं। स्क्रिप्ट का तीसरा हिस्सा, जो अंतिम हिस्सा होता है, वह है स्क्रिप्ट का निष्कर्ष। स्क्रिप्ट का अंत हम हमेशा कुछ महत्वपूर्ण सुझावों एवं महत्वपूर्ण बातों से ही करते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों पर आधारित स्क्रिप्ट में सभी महत्वपूर्ण सुझाव एवं कार्यक्रम की मूल विचारों को साझा हमें यहाँ निष्कर्ष में करना चाहिए। इससे श्रोता को कार्यक्रम के अंत तक सभी महत्वपूर्ण बातों से अवगत होने का मौका मिलता है। इससे कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति संभव होती है। हमें इस बात से बचना चाहिए कि हम उस विषय वस्तु से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को अंत में ही साझा करेंगे। ऐसा करने से पूरा कार्यक्रम नीरस होता है एवं निष्कर्ष में ही सारी बातें इकट्ठी आने के कारण लोगों के लिए बोधगम्य भी नहीं होता है। इसीलिए विषय से जुड़ी सभी बातों का क्रमवार तरीके से उद्घाटन होना चाहिए। इसीलिए अति महत्वपूर्ण बातों को ही निष्कर्ष के लिए बचा के रखना चाहिए। निष्कर्षतः हम अब यह कह सकते हैं कि शैक्षणिक एवं सामाजिक मुद्दे को लेकर सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सामुदायिक रेडियो क्योंकि स्थानीय होती है और स्थानीय लोगों को कार्यक्रम के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, इसीलिए कई लोगों के लिए यह एक सुगम्य एवं प्रभावी माध्यम है। कई सामाजिक मुद्दों से हम इसलिए नहीं लड़ पाते क्योंकि स्थानीय संस्कृति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लोगों को ऐसा करने में बाधा डालते हैं। क्योंकि सामुदायिक रेडियो में कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति एवं सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, इसलिए यह अधिक प्रभावी है। सरकार को चाहिए कि सामुदायिक रेडियो का अधिक से अधिक प्रसार हो। अभी भी देश में सिर्फ 251 सामुदायिक रेडियो ही सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। गरीब राज्यों में सामुदायिक रेडियो की स्थिति और भी अधिक खराब है। उदाहरण के लिए बिहार में सिर्फ 6 सामुदायिक रेडियो ही संचालन में हैं। ऐसे में इसको और अधिक फैलाए जाने की ज़रूरत है। सामुदायिक रेडियो की स्थापना संबंधी नियमों को आसान एवं इसमें लगने वाली आर्थिक लागत को कैसे कम किया जाए, इस पर सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी ऐसा दिन आएगा जहां भारत के हर गांव में उसका अपना रेडियो होगा, जिसे गांव के लोग खुद संचालित कर रहे होंगे। इससे लोगों को न सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा परिचर्चा करने का एक मंच मिलेगा, बल्कि अपनी संस्कृति को भी आगे ले जाने के लिए एक मंच मिलेगा। धन्यवाद।